हेलो बच्चों, मैं आमिर जिंदड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का टॉपिक एसी सर्किट्स। बच्चों, इस एसी सर्किट्स में हम लोग स्टडी करेंगे आज LCR सीरीज सर्किट। LCR सीरीज सर्किट पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या क्या आपको सिखा दिया था। मैंने आपको सिखाया था कि अगर किसी भी ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ हम प्योर यानी कि ओनली रेजिस्टर को जोड़ते हैं, ओनली कैपेसिटर को जोड़ते हैं, ओनली इंडक्टर को जोड़ते हैं, तो क्या क्या कंडीशंस होती है। क्या उसमें EMF की इक्वेशन बनती है, क्या करंट की इक्वेशन बनती है, क्या उसमें ऑपोजिशन टू करंट होता है, क्या फेज डिफरेंस होता है, क्या उसका फेजर डायग्राम होता है, क्या उसका वेव डायग्राम होता है। ये सब चीज़ें मैंने L, C और R को इंडिविजुअली डिस्कस कर दिया था किसी भी ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट करके। आज हम लोग इन तीनों को L, C, R को, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करके स्टडी करने वाले हैं कि क्या उसमें EMF करंट की इक्वेशंस होती है, क्या उसके अंदर फेज डिफरेंस होता है, क्या उसके अंदर ऑपोजिशन टू करंट होता है, कैसे करंट को मिनिमम मैक्सिमम करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपनी पेन पेंसिल निकाल लें और स्टार्ट करें। हर एक चीज़ को, पॉइंट को मैं बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ बड़े ध्यान से चीज़ों को समझते रहें और लिखते रहें। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग LCR सीरीज सर्किट बनाना। पहले मैं सर्किट ड्रॉ करता हूँ कि सर्किट किस तरह का होता है इसमें। तो एक मान लीजिए रजिस्टर जुड़ा हुआ है, ये एक रजिस्टर कनेक्टेड है, इसी के साथ साथ ये एक इंडक्टर कनेक्टेड है और उसके साथ ये एक कैपेसिटर भी कनेक्टेड है। ये तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं और ये तीनों सीरीज में एक कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। वो आपका अल्टरनेटिंग सोर्स है और उस अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ ये सीरीज में कनेक्ट है और ये है वो आपका अल्टरनेटिंग सोर्स, ये रहा। अब ये जो हमारे R, L और C हैं, इस L, R और C को हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स, एक्सटर्नल अल्टरनेटिंग सोर्स से जिससे जोड़ा हुआ है, उसकी एक इक्वेशन है, उसका एक EMF है, उसका एक वोल्टेज है। तो वो वोल्टेज है वो AC है, इसलिए वो वेरिंग वोल्टेज है और उसकी इक्वेशन आपको मालूम है, वो है E = E0 sin ωt। ये E0 इसकी पीक वैल्यू है और ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। बच्चों, तब ये इसके साथ जुड़े हुए हैं तो इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है और वो करंट है आपका I। अब अगर सीरीज में करंट फ्लो होता है तो सीरीज में करंट सेम रहता है, चाहे रजिस्टर जुड़े हों, चाहे इंडक्टर जुड़े हों, चाहे कैपेसिटर जुड़े हों। इन कॉम्बिनेशंस में आपने सीखा था कि इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट इज सेम इन होल सर्किट। पूरे सर्किट में करंट सेम होगा। अगर करंट सेम होगा तो मुझे क्या करना चाहिए, करंट को रिप्रेजेंट करना चाहिए, यहाँ पे बताना चाहिए कि करंट सेम है। तो मैं करंट को यहाँ पर वेक्टरली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी कि वेक्टर की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्यों सर, करंट तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, फिर आप वेक्टर का सहारा क्यों ले रहे हैं? तो उसकी वजह बच्चों ये है क्योंकि वेक्टर करंट नहीं है, बट उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें EMF और करंट को एक साथ डिस्कस करना है। अगर हमें EMF और करंट को एक साथ डिस्कस करना है तो इसको डिस्कस करने के लिए और पीछे जाएंगे आप, तो मैंने एक लेक्चर पढ़ाया था फेजर डायग्राम, और उस फेजर डायग्राम में मैंने करंट और EMF को रिलेट करके एक ही डायग्राम में पढ़ाया था। तो उसको हम लोगों ने क्या कहा था, फेजर डायग्राम। और फेजर डायग्राम क्या होता है, वेक्टरली रिप्रेजेंटेशन, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है लेकिन वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, फेजर डायग्राम। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट और EMF बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी नहीं है लेकिन उसको वेक्टर के टर्म्स में हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सब में करंट सेम है इसलिए सब में मैंने इस तरह से एरो की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया करंट को। अगर मैंने यहाँ पे करंट को रिप्रेजेंट कर दिया तो अब हम बात आएगी EMF की, कि भाई EMF कितना है ना, भाई करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया सबके अंदर, तो अब किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, EMF को। तो यहाँ से अगर हम EMF डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो EMF ये कितना है, E0 मैक्सिमम। क्या सबको E0 मिलेगा? नहीं, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो वो डिस्ट्रीब्यूट होकर कितनी हो गई होगी, तो चलिए मैं डिस्कस करता हूँ कि अगर मैं रजिस्टर की बात करूँ तो वो रजिस्टर में होगी VR, और VR हुई होगी तो VR किसके बराबर होता है, यानी कि पोटेंशियल किसके बराबर होता है, तो वो होता है करंट I इनटू ऑपोजिशन टू करंट। यहाँ पर कितना अपोज किया गया, तो यहाँ पर जो अपोज करने वाला है वो कौन है, रजिस्टर है। तो रजिस्टर में तो खुद ही ऑपोजिशन होता है, तो इसका ऑपोजिशन कौन है यहाँ पर, R। भाई ध्यान से समझते रहना, सुनते रहना, हर एक बात बता के चल रहा हूँ मैं। VR = IR, I क्या करंट जो यहाँ पे फ्लो हुआ, और R उसमें ऑपोजिशन टू करंट, R ऑपोजिशन टू करंट। यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी आपकी VL। ये VL कितनी होगी, तो अगेन करंट इनटू ऑपोजिशन टू करंट। तो यहाँ पे करंट कितना है, तो यहाँ पे करंट है आपका I, और ऑपोजिशन टू करंट कितना है, तो ऑपोजिशन टू करंट है XL। फिर से सर आपने यहाँ पे L क्यों नहीं लिखा, L मैंने इसलिए लिखा क्योंकि L इसका ऑपोजिशन टू करंट नहीं है, L इसकी इंडक्टेंस है। इसमें ऑपोजिशन टू करंट मैंने आपको पढ़ाया था, और वो कितना पढ़ाया था, वो पढ़ाया था मैंने XL, और ये XL भी किसके बराबर था, तो ये XL बराबर था ओमेगा L के, मैं बताऊंगा आगे चल के। इसलिए ऑपोजिशन टू करंट इन दैट इंडक्टर इज व्हाट, XL। और मुझे I के साथ किसको लिखना था, मुझे I के साथ ऑपोजिशन टू करंट को लिखना था।
अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर VC निकालना चाहूँगा तो क्या होगा, अगेन सेम, क्या, करंट इनटू अपोजिशन टू करंट। ये हमने EMF को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया सीरीज में। यहाँ पे टोटल EMF कितना अपने पास, E0। अगर अब मैं इस E0 को इन सब के साथ रिलेट करना चाहूँ तो कैसे रिलेट कर सकता हूँ, मैं इनको डायरेक्ट तो रिलेट कर नहीं सकता। अगर मैं इनको डायरेक्ट रिलेट नहीं कर सकता तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इसमें वेक्टर का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे किसको रिप्रेजेंट करना है, करंट को भी और EMF को भी एक साथ रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने यहाँ पर पहले बनाया कि करंट अगर I यहाँ पर है तो इन केस ऑफ रजिस्टर EMF कहाँ पे होता है, तो आंसर है सेम, करंट के साथ ही। फिर से EMF और करंट इन केस ऑफ रजिस्टर फेज डिफरेंस 0, पढ़ाया मैंने, सब चीज़ें सिखाई है। इन केस ऑफ इंडक्टर फेज डिफरेंस π/2, विच आर लीडिंग, कौन सा लीड कर रहा है, विच वन इज लीडिंग, तो लीड करता है इसमें इंडक्टर में EMF लीड करता है करंट को, और कितने से, π/2 से। ठीक है, अब चलते हैं कैपेसिटर की तरफ। कैपेसिटर में ये क्या है आपका, करंट। कैपेसिटर के केस में करंट और EMF के बीच में कितना फेज डिफरेंस, π/2। कौन लीड करता है, करंट, पीछे कौन चलता है, EMF। ये आपका क्या हुआ, EMF, और ये आपका क्या हुआ, करंट, और ये डिफरेंस कितना हुआ, π/2। मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ आ रही होगी पूरी कि किस तरह से हमने करंट को EMF को, करंट को EMF को, करंट EMF को रिप्रेजेंट किया, इसमें बाय यूजिंग वेक्टर नोटेशंस और बाय यूजिंग फेजर डायग्राम फॉर्म। अब अगर मैं इन तीनों को कंबाइंडली यहाँ पर बनाना चाहूँगा तो कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, एक कॉमन लाइन बनाई, ये मैंने एक लाइन बनाई। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, ये लाइन करंट को रिप्रेजेंट करती है। इसी में मुझे अब तीनों के लिए, इन तीनों के लिए करंट तो सेम हुआ, इसी में मुझे तीनों के लिए क्या बनाना पड़ेगा, अब यहाँ पर EMF के लिए इक्वेशन, EMF के लिए लाइन मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब वो लाइन कैसे ड्रॉ करूँगा मैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर करंट विद ओनली रजिस्टर सिमिलर, EMF की वैल्यू VR, करंट सेम, ये कितना, VL। मैं यहाँ पे एक बात आपको समझा रहा हूँ, मैंने इस VL को बड़ा लिया है और इस VC को छोटा लिया है। अब आप कहेंगे आपने ऐसा क्यों किया है, मैंने ऐसा इसलिए किया है कि अब आप ये कहेंगे कि आपने ऐसा क्यों नहीं कर लिया कि VC को बड़ा कर दें और VL को छोटा कर दें, तो आंसर है हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको एक सजेशन और देता हूँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे VL और VC दोनों को बराबर ले लें हम लोग। अगर हम इन दोनों को बराबर ले लेंगे, मेरी बात ढंग से सुनना, अगर हम इन दोनों को बराबर ले लेंगे बच्चों, तो इसमें आपको एक कंडीशन तो स्टडी करनी है कि ये EMF किसी टाइम t के साथ वेरी कर रहा है, कभी ये ज़्यादा होगा, कभी ये इससे छोटा होगा, कभी ये दोनों बराबर होंगे। तो हमने जिस टाइम t पर स्टडी की उस टाइम पे हमने देखा तो ये VL उस टाइम पर इस VC से बड़ा था। भाई एक ही सिचुएशन पढ़ सकते हैं एक टाइम पे आप, ऐसा तो नहीं कि एक साथ ही हम इसको बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, बराबर ले सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। तो ये VL आया और ये आपका क्या आ गया, VC। तो अगर ये VL है, ये VC है, तो यहाँ पर अब कन्फर्मली आप क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं। अच्छा कैसे, वेक्टर की फॉर्मेट में, ये आपका VL है, ये आपका VC है, तो इस VL में से मैं VC को निकाल दूँ, क्योंकि वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल हो जाएंगे, तो ये VC यहाँ से कट हो गया। अगर VC यहाँ से कट हो गया बच्चों, तो ये अपने पास बचा क्या, तो ये बचा VL माइनस VC, ये वाला पार्ट VL माइनस VC बचा। ये क्या है, ऑलरेडी हमारे पास VR है, यानी कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड EMF था वो इन दो लाइन में अब समा गया, इन दोनों लाइन में आ गया। अगर इन दोनों लाइन में आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दो लाइन को तो वेक्टर रूल यूज़ करके मैं इनको ऐड कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे टेल टू टेल मिली है और इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पैरेललोग्राम लॉ से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, तब हमने लाइन ड्रॉ की तो यहाँ से एक इसका रिजल्टेंट हमने ऐसा खींचा, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ये, हाँ बिल्कुल आएगा भाई साहब। ये VL है, ये VC है, ये VR है, यहाँ से हमने इन दोनों का रिजल्टेंट ये एक ड्रॉ किया, और VR, VL और VC का टोटल रिजल्टेंट कौन होता है, E0। और अगर E0 होता है तो ये क्या हुआ, ये आपका हो गया E0, ये आपका E0 हो गया, ये आपका VR है। क्यों ना मैं इसको भी पैरेलली शिफ्ट करके और इस वाली लाइन को भी क्या लिख दूं, तो इस वाली लाइन को मैं लिख सकता हूं VL माइनस VC लिख सकता हूं मैं। अब यहाँ पर ये तो EMF हुआ, ये आपका करंट हुआ, और इनके बीच का एंगल हुआ, ये एंगल आया आपका फाई।
और इस फाई को हम क्या कहेंगे, फेज डिफरेंस। किस किस के बीच का फेज डिफरेंस, ईएमएफ और करंट के बीच का फेज डिफरेंस। किस कंडीशन में, तब आर एल सी जुड़े हों, तब आर एल सी जुड़े हैं तो ईएमएफ और करंट के बीच में फेज डिफरेंस है फाई का। तो अब यहाँ पर मैं करंट की इक्वेशन बना सकता हूँ। क्या बनेगी करंट की इक्वेशन, दैट करंट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो पहले से ही है, माइनस फाई। इवन आप प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। अगर आप क्या करते, इस VL को छोटा लेते, VC को बड़ा लेते, तो ये EMF नीचे आ जाता, तो यहाँ पर क्या आ जाता, फिर वो प्लस आ जाता। तो मैं इसलिए यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, प्लस माइनस फाई। हाँ ठीक है, हमने यहाँ पर करंट की इक्वेशन को इधर बना लिया। अब हम लोग आते हैं अगली कंडीशन पर, और वो अगली कंडीशन है कि इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना आ गया। तो फेज डिफरेंस है पाई का। फेज डिफरेंस बिटवीन E and I इज इक्वल टू फाई। फाई उसका फेज डिफरेंस हो गया बच्चों। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ें। अगर मैं इस ट्रायंगल से एक प्रॉपर्टी आपको बताऊं कि इसके सभी साइड को एक इक्वल नंबर से डिवाइड कर दूं, और वो इक्वल नंबर कौन है, कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 5, 6, तो क्या आएगी, सिमिलर ट्रायंगल आएगी, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। अगर मुझे ऑपोजिशन टू करंट निकालना हो तो हमेशा हमारा एक रूल रहा है ऑपोजिशन टू करंट निकालने का, और वो रूल ये है कि वो हमेशा रेशो होता है E0 बाय I0 का, E0 बाय I0 का। तो अगर मैं E0 को I0 से डिवाइड कर देता तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑपोजिशन टू करंट, और यहाँ पर हमारे पास E0 को हमने किससे डिवाइड कर दिया, I0 से डिवाइड कर दिया। तो इसको भी मुझे I0 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इनको भी मुझे I0 से डिवाइड करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल ही रहा ये। इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देखो ये आपका क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है VR बाय I0, यानी कि R को। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, R। ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है आपकी, अब ये रिप्रेजेंट करती है E0 बाय I0 को। इसको मैं बताऊंगा ये क्या होता है। और यहाँ पर ये जो लाइन है, ये लाइन आपकी रिप्रेजेंट करती है VL बाय I0, यानी कि इस VL को अपन I0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, XL माइनस VC को क्या लिख पाऊंगा मैं, VC अपॉन I0 को XC। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज आई, ये क्या है, ऑपोजिशन टू करंट, ये क्या है, ऑपोजिशन टू करंट, ये क्या है, ऑपोजिशन टू करंट। किस में ऑपोजिशन टू करंट है, LCR में। अगर उसमें ऑपोजिशन टू करंट है तो इसका मतलब ये जो इसका रिजल्टेंट आया, ये क्या आएगा, ये इस टोटल का ऑपोजिशन टू करंट हो गया। आया समझ में आपको भाई। अगर ये वाली लाइन इस R, VL और VC मीन्स XL और XC का पार्ट है, तो यहाँ पर ये जो लाइन आएगी वो इस तीनों का पार्ट होगी, और अगर वो तीनों का पार्ट होगी तो मैं यहाँ पे क्या कह पाऊंगा कि ये इसका टोटल ऑपोजिशन है। और इस टोटल ऑपोजिशन ने क्या कर दिया होगा, इसमें फ्लो होने वाले करंट को इम्पीड कर दिया होगा, कम कर दिया होगा, इसलिए उसको क्या नाम देते हैं हम लोग, इम्पीडेंस, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Z से। तो ये क्या आपका, ये आपका इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस इज व्हाट, इम्पीडेंस होता है ऑपोजिशन टू करंट इन, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ऑपोजिशन टू करंट इन LCR सीरीज सर्किट। LCR सीरीज सर्किट में जो ऑपोजिशन टू करंट आएगा उसको हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम लोग इम्पीडेंस कहेंगे, और उसको E0 बाय I0 से रिप्रेजेंट करेंगे। इवन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले, इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू E0 बाय I0, और इस Z का फॉर्मूला हम बाय यूजिंग दैट ट्राइंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी, तो क्या करूंगा मैं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, और ये अपने पास क्या है, Z। तो बहुत सिंपल हुआ ना। अब हम देखो Z की वैल्यू भी निकाल पा रहे हैं। Z इज इक्वल टू व्हाट, दैट Z इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या, रूट ऑफ बेस स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। यहाँ से हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर मैं इस XL और XC की बात करूँ तो XL को हम लोग लिख पा सकते हैं। बच्चों आप मुझे बताइएगा, XL की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ओमेगा क्या होती है, ओमेगा L है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस था ये, और XC की क्या होती है, 1 अपॉन ओमेगा C। तो ये वैल्यूज आपके दिमाग में होनी चाहिए।
अब इनको अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो हमारे पास एक जेड की नई इक्वेशन बन जाती है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। तो दैट जेड इज इक्वल टू व्हाट, दैट जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी एंड कंप्लीट स्क्वायर। क्या आपको कहानी समझ आ रही है? हाँ, बहुत इजी है। और ये किसके बराबर है? ये इस जेड के बराबर है, जेड की वैल्यू हुई है हमारे पास। तो हमारे पास ये कंप्लीट जो वैल्यू मिली हमें, ये किसकी वैल्यू मिली? ये हमें कंप्लीट जेड की वैल्यू मिली है। अपोजिशन टू करंट हम निकाल पाए हैं। अच्छा, इस अपोजिशन टू करंट की बात मैं करूँगा बाद में, लेकिन पहले आपको बता दूँ मैं कि ये जो अपोजिशन टू करंट है, इस अपोजिशन टू करंट को हम लोग इम्पीडेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने रेजिस्टेंस बोला, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला और कंबाइंड को क्या बोल दिया? इम्पीडेंस। इम्पीड मतलब कम करना, कम करने वाला। किस केस में? तीनों के केस में कम करने वाला। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई? ये अपने पास जेड की वैल्यू आ गई, राइट। अब यहाँ से हम लोग चाहेंगे कि हम लोग करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लें कि भाई मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो अगर हमें यहाँ से मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे? आइए उस पर आ जाते हैं हम। फॉर मैक्सिमम करंट, तो फॉर मैक्सिमम करंट की मैं बात करूँगा, मैक्सिमम करंट इन LCR सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा। तो जो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा बच्चों, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाय अपोजिशन टू करंट। और इस टोटल सर्किट का अपोजिशन टू करंट कौन है? इम्पीडेंस। और उस इम्पीडेंस की वैल्यू क्या है? ये रही। कितनी है वो? तो वैल्यू है हमारे पास रूट ऑफ क्या? आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ऑलराइट, यहाँ से हमारे पास I नोट की वैल्यू मिली। अच्छा, अगर मैं मान लीजिए अपने करंट को मैक्सिमम करना चाहता हूँ, ये हमारे पास इसलिए I की वैल्यू मिली, तो अगर मैं इसको मैक्सिमम करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा? मैं इस वाली वैल्यू को मिनिमम कर लूँगा। अगर मैं इस वाली वैल्यू को मिनिमम करना चाहता हूँ तो कैसे मिनिमम करूँ भाई? तो इसको मिनिमम करने का तरीका है कि भाई साहब आप R को ख़त्म कर लीजिए। नहीं हो सकता क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, एक डिवाइस है, एक कॉम्पोनेंट है, बेसिकली रहेगा ही ये। तो इसके बाद आप XL XC को ख़त्म कर लीजिए। तो ख़त्म कोई नहीं होगा, मैथमेटिक्स से XL माइनस XC को मैं जीरो कर सकता हूँ। अगर मैं XL माइनस XC को जीरो कर सकता हूँ तो कैसे जीरो कर सकता हूँ? मैं इन दोनों को बराबर पुट कर दूँ, है ना। और अगर मैं इन दोनों को बराबर पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? इन दोनों को बराबर पुट करने पर ये जो Z है वो Z R के बराबर हो जाए, क्योंकि R स्क्वायर से रूट कट जाएगा। मुझे इस वाले पार्ट को लिखना चाहिए। इस वाले पार्ट को कैसे लिखूंगा मैं? चलिए मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, इट मे भी आपको विजिबल होगा ये। Z इज इक्वल टू, या मुझे पहले कहना चाहिए कि इफ़ XL इज इक्वल टू XC, इफ़ XL इज इक्वल टू XC, XL इज इक्वल टू XC, देन क्या? देन Z इज इक्वल टू किसके बराबर? Z इज इक्वल टू R। और अगर Z इज इक्वल टू R है तो यहाँ पर ये Z क्या हो गया? ये मिनिमम हो गया Z। और अगर Z मिनिमम हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? ये करंट मैक्सिमम हो सकता है। कब हो सकता है करंट मैक्सिमम? आइए मैं समझाता हूँ। अगर XL बराबर XC हो जाता है तो इसका मतलब आप इनको ओमेगा के टर्म्स में लिख सकते हैं, यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हैं ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे? इट्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC। और यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो ये यहाँ से रूट इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा 1 अपॉन LC। इस ओमेगा पर XL बराबर XC होता है, Z की वैल्यू मिनिमम होती है, तो आप क्या कहेंगे? करंट मैक्सिमम होगा। करंट की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? मैक्सिमम वैल्यू करंट की आएगी यहाँ से। तो वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? वो मैक्सिमम वैल्यू आपकी I नॉट होगी। तो यहाँ से I नॉट जो मैक्सिमम वैल्यू है, दैट I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाय, ये Z की वैल्यू है और ये Z किसके बराबर है? R के बराबर है। तो I नॉट बाय R, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन LCR या फिर RLC सीरीज सर्किट। इस करंट को हम कहेंगे मैक्सिमम करंट। कब होगा ये मैक्सिमम करंट? आप सवाल पूछ सकता है। इन विच केस द करंट इज मैक्सिमम इन RLC सर्किट? आंसर इज व्हाट? व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट LC।
तब ओमेगा की वैल्यू 1/√LC होगी, तो आप क्या कहेंगे, मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है। या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी, इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखता हूँ मैं। देखो यहाँ से इस ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो ये ओमेगा लिखा जा सकता है यहाँ से 2πf दैट इज इक्वल टू 1/√LC, 1/√LC, यानी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी नॉट मैं इसको कह देता हूँ, इसको मैं ओमेगा नॉट कह देता हूँ, इसके लिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी आएगी, है ना। मैं इसको पढ़ाऊँगा आगे चल के आपको, तो ये आएगा 1/2π√LC। ये आपके पास एक फ्रीक्वेंसी आई। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर LCR सीरीज सर्किट में करंट मैक्स पाया जाता है फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर मैक्सिमम करंट, फ्रीक्वेंसी फॉर मैक्सिमम करंट इन LCR। ये आपको मैक्सिमम करंट की वैल्यू दी गई है। मेरे ख्याल से अब आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, आपको अब प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि इस पूरी कंडीशन में मैंने आपको इस LCR को या RLC सर्किट में क्या क्या बातें एक्सप्लेन की है कि किस तरीके से ये करंट की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम होती है, किस तरीके से हम लोग करंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्या इसका अपोजिशन टू करंट होता है, क्या इसकी इम्पीडेंस ट्रायंगल, इसको पता है क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्या इम्पीडेंस ट्रायंगल होती है, इम्पीडेंस ट्रायंगल में कैसे हम लोग इसकी जेड की वैल्यू निकालते हैं, VL VC को किस तरीके से हमने यहाँ से उठाया, क्या उनका फेज डिफरेंस, क्या हमने करंट की इक्वेशन बनाई, तो ये पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको समझाई है। बच्चों यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा, पूरी कहानी पूरी डिस्कशन में आपको सुनाऊँगा, लेकिन आप लोगों को इसका हर एक पॉइंट बहुत ही क्लियरली अपने नोटबुक में लिखना है, इसके हर पार्ट को समझना है। अगर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आपको समझ नहीं आती चीज़ें, तो उस टाइम पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके आंसर, आपके क्वेश्चन का आंसर, आपके डाउट का आंसर जरूर करूंगा। तो प्लीज़ आप ये पढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी पॉइंट्स, जितने भी टॉपिक्स हैं, सब इस पर बेस्ड हैं। तो सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है आप लोगों को कि इसको ढंग से पढ़ना, बेस को क्लियर करना, मैंने पहले दिन से बोला था, और फिर आगे बढ़ते जाना। इससे रिलेटेड और बाकी लेक्चर्स की वीडियोज़ पहले मैंने डाली हुई हैं 4-5, वहाँ से आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बच्चों इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इससे आगे के टॉपिक लाइक रेजोनेंस, ट्यूनिंग, कैसे रेजोनेंस होता है, किस कंडीशन में रेजोनेंस होता है, क्या रेजोनेंस होता है, वो सारी की सारी कहानी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन आप लोग प्लीज़ बड़े ढंग से पढ़ते रहिएगा, चीज़ों को लिखते रहिएगा, नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। इसके साथ साथ आप लोग इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपकी नोटबुक में दिया हो, आपकी बुक में दिया हो, उसको आप सॉल्व करिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।